अगर तमाम कारोबार जिंदगी जमहूरी असूलों की पासदारी करते हुए और फैसला साजी में सबकी शमूलियत और अक्सरियत की राय के नफाज पर चलाया जाने लगे तो तमाम शोबे हाई जिंदगी चंद दिनों में ठप होकर रह जाएं। अस्पताल के इंतजाम, मरीजों की देखभाल और इलाज तक के फैसलों में अगर दरवाजे के चौकीदार, डिस्पेंसर, नर्स, डॉक्टर्स और माहिर प्रोफेसर हजरात को यकसा वोट और यकसा राय दहिंदगी के साथ शरीक कर लिया जाए तो ऐन मुमकिन है कि अक्सर मरीज अस्पतालों की राहदारियों में सिसकते हुए दम तोड़ दें। एक अमूमी जमहूरी तस्वुर में चौकीदार से लेकर माहिर प्रोफेसर तक सब के सब अस्पताल के नफा और नुकसान और मुस्तकबिल में बराबर के हिस्सेदार होते हैं, जिनको जमहूरी जबान में स्टेक होल्डर्स कहा जाता है। कैसे किसी एक स्टेक होल्डर की राय को मुस्तरद किया जा सकता है, लेकिन दुनिया के हर शोबे में जो जानता है वही राय दे सकता है और जो जितना जानता है उसकी राय की इतनी ही अहमियत होती है। इमराज कल्ब के लिए इसकी आला तरीन माहिरीन की राय को ही अहमियत दी जाएगी और इस शोबे में 50 साल का तजर्बा रखने वाले वार्ड बॉय, डिस्पेंसर बल्कि बाज़ दफा जूनियर डॉक्टर्स की राय को भी फैसला साजी में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी मिसाल को आप दुनिया के हर शोबे जिंदगी पर लागू करके परखना शुरू कर दें। किसी टेक्सटाइल मिल में कपड़ों के डिजाइन बनाने हों तो किसी नाबल चीफ एग्जीक्यूटिव की राय को भी शामिल ना किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो इस मामले में बिल्कुल जाहिल और नाख्वानदा हो। अगर आप कारोबारी जिंदगी के मामले में बड़े बड़े फैसलों की नाकामी की वजूहात जानें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हर नाकाम कारोबारी फैसला, तामीराती फैसला, इलाज का फैसला, शहर की प्लानिंग का फैसला, निसाब तालीम का फैसला, गर्ज बच्चों की कैरियर प्लानिंग का फैसला इसलिए नाकाम हुआ कि ये इन लोगों ने किया था जो इस मामले में लाइल्म थे, कोरे थे, बल्कि जाहिल थे। लेकिन आज की दुनिया में राइज सियासी जमहूरी निज़ाम में ये असूल तयशुदा है कि हर शख्स हुकूमत साजी के फैसले में बराबर का हिस्सेदार यानी स्टेक होल्डर है। जमहूरी निज़ाम में स्टेक होल्डर बड़ा वसी लफ्ज़ है। मसलन वो किसी कारोबार से बराह रास्त वाबस्ता भी हो सकता है और बिल वास्ता तौर पर भी इसका मफाद इससे जुड़ा हुआ हो सकता है। मसलन एक सरिया बनाने वाली फैक्ट्री में एक मालिक से लेकर भट्टी के आग के सामने खड़े होने वाले मजदूर तक इससे बराह रास्त वाबस्ता होते हैं, जबकि सरिया इस्तेमाल करने वाले ठेकेदार, मालिक मकान और मिस्त्री बिल वास्ता हिस्सेदार या स्टेक होल्डर हैं। जमहूरी असूलों के तहत इन सब की राय को बराबर की अहमियत हासिल है, मगर दुनिया के हर दफ्तर, इदारे, घर, स्कूल, अस्पताल, यहाँ तक के खैराती इदारों तक का निज़ाम इस बुनियादी जमहूरी असूल के बिल्कुल बरअक्स और उल्ट चलाया जा रहा है। अगर एक दिन के लिए भी पॉपुलर वोट या स्टेक होल्डर्स को फैसला साजी में शमूलियत दी जाए और अक्सरियत की बुनियाद पर इदारों का निज़ाम चलाया जाना शुरू कर दिया जाए तो पूरी दुनिया का निज़ाम कार चंद सेकंडों में दरहम बरहम होकर रह जाए। जहाज रुक जाएं, ट्रेनों के शेड्यूल तबाह हो जाएं, अस्पतालों में ऑपरेशन मुअत्तल हो जाएं, कातलों की फांसी, चोरों की सज़ा, बददियानतों को जुर्म पर पकड़ना, ये सारा निज़ाम इंसाफ बर्बाद होकर रह जाए। इसीलिए दुनिया के हर शोबे में सिर्फ उस शख्स की राय को अहमियत दी जाती है जो जानता हो, इल्म रखता हो और महारत रखता हो, और जो जितना ज़्यादा इल्म, महारत और तजर्बा रखता होगा उसी की राय का इतना ही ज़्यादा वज़न होगा। यही वो बुनियादी फ़लसफ़ा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसूल जहानदारी और जहांबानी के लिए इंसानों को बताया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो क्या जानने वाले और ना जानने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं? सूरत अज़-ज़ुमर। इसके बरअक्स ये सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत ही है जिसके तहत मकबूल आम हिस्सेदारी के तहत लोगों को महज इलेक्शन वाले दिन इकट्ठा किया जाता है, राय ली जाती है और फिर बाकी 5 साल तक हुकूमत के तमाम इदारे अकल वालों की राय से चलाए जाते हैं। कोई निज़ाम हुकूमत में आम वोटर्स को पूछता तक नहीं। दुनिया में मुरव्वजा जमहूरी निज़ाम में दरअसल किसी भी मुल्क पर हुक्मरानी के लिए औसत दर्जा, बल्कि बाज़ दफ़ा तो इनसे भी कम दर्जे की काबिलियत और जहानत के लोगों की ज़रूरत होती है, इसलिए कि दुनिया के हर मुल्क में पसे पर्दा फैसला साज कुव्वतों को एक औसत दर्जे की सलाहियत वाला, बज़ाहिर तेज तर्रार लेकिन मामूली जहानत वाला शख्स बतौर हुक्मरान चाहिए होता है। कोई भी ज़हीन और साहिबुल राय शख्स इनके लिए मुश्किल बना सकता है। दुनिया के हर जमहूरी मुल्क में बज़ाहिर हुक्मरान नज़र आने वाले सदूर, वज़राए आज़म, पार्लियामेंट और कांग्रेस के अरकान आज़ादाना फैसले नहीं करते, बल्कि हर मुल्क की मुक़्तदर कुव्वतें और इस्टेब्लिशमेंट की हिदायत डिक्टेशन पर फैसले किए जाते हैं।
ہر ملک کی اپنی طرز کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔ امریکہ اور یورپ کے ممالک کی اسٹیبلشمنٹ اربوں ڈالر سیاسی پارٹیوں کو فنڈنگ والے گروہ پر مشتمل ہوتی ہیں۔ یہ گروہ الیکشن مہموں میں سرمایہ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر اگلے 5 سالوں کے لیے وہ معاشی، سیاسی اور معاشرتی قوانین بنانے اور پالیسیاں بنانے پر صرف اثر انداز ہی نہیں ہوتے بلکہ ایسا کرنے کے لیے ہدایات، ڈکٹیشن دیتے ہیں۔ اس طرح ترقی پذیر ممالک میں کہیں فوج اور کہیں بیوروکریسی یہ فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ کسی ملک میں قبیلے اور برابری کی ڈکٹیشن چلتی ہے۔ بعض جگہ مذہبی گروہ اس قدر طاقتور ہو جاتے ہیں جیسے بھارت کی طرح پوری جمہوریت کو کٹر ہندوؤں نے یرغمال بنا لیا ہے۔ ان تمام پس پردہ قوتوں کو اقتدار کی کرسی پر کسی ذہین، معاملہ فہم اور قائدانہ صلاحیت والے شخص کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسی معمولی قابلیت والے شخص کے انتخاب کے پاپولر ووٹ سے بہتر کوئی اور نظام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نظام میں ایک قاتل، چور، ڈاکو، جنسی استحصال کے مجرم، ذخیرہ اندوز، بددیانت، نشے میں مستقل دھت رہنے والے، یہاں تک کہ ذہنی امراض کے ہسپتال میں زیر علاج فاتر العقل شخص کا ووٹ اور ایک پروفیسر، سائنسدان، عالم، ایماندار، شریف اور ذہین ترین شخص کا ووٹ برابر ہوتا ہے۔ جاہل اور عالم، جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں جمہوریت کے ترازو میں ایک ہی وزن رکھتے ہیں۔ جاہلوں اور نہ جاننے والوں کی اکثریت کی وجہ سے امریکی صدور سے لے کر برطانوی وزرائے اعظم اور یورپی رہنماؤں تک آپ کو ہر جگہ اوسط درجے کے رہنما ہی حکومت میں ملیں گے۔ ان چند ایک ذہین افراد اگر ہوں بھی تو ان کا موازنہ اگر دنیا کے کسی بڑے فلسفی، سائنسدان، یہاں تک کہ سیاست کے پروفیسر سے کیا جائے تو یہ حکمران ان کے مقابلے میں جاہل تصور ہوں گے۔ ان اوسط درجے کے منتخب حکمرانوں کے ان ملکوں کی اسٹیبلشمنٹ جب چاہے کان پکڑ کر انہیں ویتنام، عراق اور افغانستان میں جنگ چھیڑنے کا فیصلہ کروا دے، یہ چوں چرا تک نہیں کریں گے۔ جدید تاریخ میں اس جمہوری نظام میں جو قد آور شخصیات بھی پیدا ہوئیں وہ ایسی تھیں جنہوں نے جمہوریت کے بنیادی اصولوں سے انکار کیا، تب جا کر وہ تاریخ میں اپنا نشان چھوڑ گئیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب تک ہندوستان میں بسنے والے تمام افراد کی رائے کو برابر تصور کرتے رہے، ناکام ہی رہے اور مایوس ہو کر لندن چلے گئے۔ لیکن جس دن انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ایک ہندو اور مسلمان کا ووٹ برابر نہیں ہو سکتا، یہ دونوں انسان تو ہیں لیکن دونوں کا علم اور معاشرتی تجربہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ اس فیصلے کے بعد انسانی تاریخ میں قائد اعظم کا چہرہ ایک روشن ستارے کی طرح تاریخ کے آسمان پر طلوع ہو گیا۔ اگر جمہوریت کی برابری کا اصول کار فرما رہتا تو نہ آج پاکستان دنیا کے نقشے پر ہوتا اور نہ ہی قائد اعظم کی شخصیت کو کوئی جانتا۔ آزاد جمہوری ہندوستان میں پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت کے 60 کروڑ مسلمان 1 ارب ہندوؤں کے سامنے ویسے ہی بے بس ہوتے جیسے آج بھارت کے 20 کروڑ مسلمان اس دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت میں ذلیل و رسوا ہیں۔